नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा आरटीएमएस का क्या यूज़ है डिप्रेशन में और क्या डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आरटीएमएस जो टेक्नीक है, ट्रीटमेंट है, क्या वो लिया जा सकता है? क्या यह ट्रीटमेंट सेफ़ है? क्या एंटी डिप्रेसेंट्स के मुकाबले इसे लेना सही होगा? कब और क्यों आरटीएमएस का ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए या डॉक्टर्स कब इसका ट्रीटमेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में रिकमेंड करते हैं? इस बारे में मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूँगा। पहले हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि आरटीएमएस मतलब रिपिटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होती क्या है? यह एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, मतलब इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते सीधे तौर पर दिमाग से या शरीर के अंदर किसी तरीके की कोई सर्जरी करके। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड को मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र यूज़ किया जाता है जिसमें कि हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट किया जाता है, उनको उत्तेजित और उनको सक्रिय किया जाता है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं जो काम करती हैं। हमारे फंक्शंस को और हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यही सेल्स, फंक्शंस, कोशिकाएँ काम करती हैं। इनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है जिस वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो कि पहले से ही दौड़ रहा होता है, वो ठीक तरीके से प्रवाह नहीं करता, नहीं चलता। तो उसको बेहतर करने के लिए मैग्नेटिक फ़ील्ड दी जाती है एक डिवाइस की मदद से, जो मैग्नेटिक फ़ील्ड दिमाग में इलेक्ट्रिक प्रवाह जो है, फ्लो जो है वो बढ़ा देता है या उसे बेहतर कर देता है। किसी-किसी में फ्लो कम करना ज़रूरी होता है, किसी में ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। तो अलग-अलग तरह से ये हेल्प करती है, अलग-अलग दिमाग के एरियाज़ पर टारगेट करके। तो ऐसे में क्या होता है अगर हम एक ऐसे हिस्से पर दिमाग के अगर यह मैग्नेटिक फ़ील्ड दें, जैसा कि एमआरआई में भी यही किया जाता है, दिमाग में मैग्नेटिक फ़ील्ड देके उसका स्कैन लिया जाता है। उसी तरीके से इसमें ट्रीटमेंट के लिए मैग्नेटिक फ़ील्ड को एक छोटे से दिमाग के हिस्से पर टारगेट करके उसमें मैग्नेटिक करंट भेजा जाता है या फ़ील्ड भेजी जाती है और वो जिस हिस्से में डिप्रेशन की वजह से सक्रियता ज़्यादा नहीं है दिमाग के, उसमें जब मैग्नेटिक फ़ील्ड भेजते हैं तो करंट ज़्यादा दौड़ता है जिससे होता क्या है कि उधर डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे दिमाग के 2-3 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ज़्यादा ये मैग्नेटिक फ़ील्ड भेजी जाती है। बाहर से भेजी जाती है, ऊपर से दिमाग के ऊपर एक सर के ऊपर एक डिवाइस रख के भेजी जाती है। तो वो हिस्सा जिससे डिप्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं, जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स कॉज़ कर सकते हैं या जो डिप्रेशन के दौरान ज़्यादा जिनमें प्रभाव देखने में आता है, अगर उनको हम थोड़ा सक्रिय करें, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएँ उसमें, तो वो डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम करने में हेल्प करता है। ये इसका बेसिकली तरीका है, ये बेसिकली इसकी टेक्नीक है पूरी। क्योंकि ये बार-बार हम मैग्नेटिक पल्स देते हैं, पल्स कहा जाता है इसको, एक मैग्नेटिक पल्स दिया जाता है दिमाग में जब ऊपर रख के उसको हम डिवाइस रखते हैं, तो बार-बार दिया जाता है इसलिए इसको रिपिटिटिव कहा जाता है। ट्रांसक्रैनियल मतलब सर के ऊपर से हम देते हैं इसको, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन मतलब चुंबकीय एक तरीके का स्टिमुलेशन देते हैं। इस तरह से इसका ये नाम भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आरटीएमएस मतलब रिपिटिटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेशन में हेल्प करती कैसे है? साइंस ऐसा बताती है, बहुत सारे शोध बताते हैं कि जो डिप्रेशन का जो कॉज़ है, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में मिलता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा जो माथा होता है आँखों के ऊपर, वो अगर हम अंदर देखें, अंदर दिमाग में जो हिस्सा है, हमारे सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर बेसिकली, वो वाला फ्रंटल लोब कहा जाता है या वो होता है। उसका जो आगे का हिस्सा होता है, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और साथ ही साथ एक और हिस्सा होता है जिसे कहते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डीएलपीएफसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये डिप्रेशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जहाँ पर होता क्या है कि एक तरीके का जो कम्युनिकेशन है सेल्स के बीच वो थोड़ा अफ़ेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो हमारे दिमाग का एक और हिस्सा होता है जिसे हम एंटीरियर सिंगुलेट कहते हैं। एंटीरियर सिंगुलेट के साथ डीएलपीएफसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो जो रिपिटिटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, आरटीएमएस जो है, वो डिप्रेशन के मामलों में इसी डीएलपीएफसी वाले एरिया पर टारगेट की जाती है। फिर क्या होता है कि एंटीरियर सिंगुलेट के साथ डीएलपीएफसी की कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। वहाँ पर ज़्यादा सक्रियता देखने में आती है, जिससे डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। 6 से 12 महीने तक ट्रीटमेंट की मदद से सिम्पटम्स में कमी देखने में आती है। मतलब 6 से 12 महीने तक इसका प्रभाव बना रहता है।
अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से पूरा कर लिया जाए, जो कि आम तौर पर 10 से 12 सेशंस का ट्रीटमेंट होता है आरटीएमएस का, अगर ये ठीक तरीके से पूरा कर लिया जाए, तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं, प्रभाव हैं, वे 6 से 12 महीनों तक देखने में आ सकते हैं, मतलब बने रहते हैं इतने समय तक, जो कि बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा टाइम है। करीब-करीब साल भर तक भी लोगों में ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वह करीब-करीब पूरी तरह से ठीक भी हो गया है और ठीक होने के साथ-साथ वो ठीक बना भी हुआ है, मतलब सही हालत में दिखाई भी दे रहा है। हालाँकि होता ये है कि डिप्रेशन जो होता है वो एक साइक्लिक नेचर का होता है, साइक्लिक कोर्स होता है उसका। मतलब अक्सर देखा जाता है कि साल के अलग-अलग समय पर जीवन के अलग-अलग हालातों में अक्सर कई लोगों को डिप्रेशन आता-जाता रहता है। तो इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि ये जो ट्रीटमेंट है आरटीएमएस का, ये कई बार भी दिया जा सकता है। साल में हो सकता है या 2 साल में हो सकता है, दोबारा भी इसको देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस चल रही हैं या साइकोथेरेपी भी चल रही है, तो अगर इनके चलते हुए भी, इन ट्रीटमेंट्स के लेते हुए भी अगर सिम्पटम्स दोबारा से रिटर्न कर देते हैं, दोबारा से वापस आ जाते हैं, तो उस केस में आरटीएमएस दोबारा से दिया जाना ज़रूरी हो सकता है कई केसेज़ में। या तो दवाइयाँ लेते समय भी ये ट्रीटमेंट लिया जाता है या दवाइयाँ छुड़ा के भी कई लोग ट्रीटमेंट ये लेते हैं। पर इन एनी केस अगर सिम्पटम्स दोबारा से आ जाए, तो डॉक्टर जो है वो आपकी पूरी कंडीशन को समझ के डिसाइड कर सकता है कि ये ट्रीटमेंट दोबारा से दिया जाए या नहीं, या ये ट्रीटमेंट दिया भी जाए या नहीं। 78% लोग जो हैं वो आरटीएमएस के ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, जिसमें कोई भी ख़ास उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आते। तो 78% लोग ऐसे होंगे जिनमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर देखे जाएँगे। इसी वजह से एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो ट्रीटमेंट्स को रेगुलेट करती है, उनके सेफ्टी को ध्यान में रख के और उनकी गाइडलाइंस इश्यू करती है कि कैसे दिया जाना चाहिए ट्रीटमेंट। उनके मुताबिक ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ है, ये एक सेफ ट्रीटमेंट, सेफ थेरेपी समझा जाता है, देखा जाता है। 2008 में एफडीए ने यूएसए में आरटीएमएस के थ्रू डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को अप्रूवल दिया था। उसके बाद से इस पर बहुत सारे शोध भी हुए हैं जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बताते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, कुछ लोगों में तो बिल्कुल उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। साथ ही साथ कई दूसरी बीमारियों पर भी इसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है और पूरे विश्व भर में 2008 के बाद से बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, साइकियाट्रिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर इसे अब एप्लाई किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और डिप्रेशन के साथ जैसा कि बताया, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, स्ट्रोक, अल्ज़ाइमर्स, कई सारे ऐसे बीमारियों में इसकी एप्लीकेशंस देखी गई हैं और इस पर शोध अभी चल भी रहे हैं। सबसे अच्छा इसमें जो एक इफ़ेक्ट देखा जाता है आरटीएमएस ट्रीटमेंट का, कि कई लोग जो पहले से काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं मेडिकेशंस के ऊपर, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जो लेते रहे हैं काफ़ी समय से, निर्भरता रही है, भले ही वो बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, मतलब उनका बिना दवाओं के ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो दवा लेना छोड़ देते हैं तो उनका डिप्रेशन बहुत वर्स हो जाता है, या अगर उनको दवा की डोज़ कम भी कर दी जाए तो भी उनकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। या जो हमेशा इस हद तक डिप्रेशन की दवाएँ लेते हैं कि उनकी कंडीशन जो है साल भर में कई-कई बार बहुत ख़राब देखने में आती है, जिस वज़ह से अक्सर उनकी डोज़ को बढ़ाया भी जाता है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाओं पर, उनमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी गई है आरटीएमएस के ट्रीटमेंट के थ्रू, और ऐसा देखा गया है कि उनकी जो निर्भरता है डिप्रेशन की दवाओं पर, वे बहुत ही कम हो जाती है और कई मामलों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है निर्भरता। तो ऐसे पेशेंट जो काफ़ी लंबे समय से एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ लेते आए हैं, या जो ले रहे हैं, या जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको लेते रहने पड़ेगी, या उनकी कंडीशन ऐसी है कि डिप्रेशन बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाता है, उनमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स और बहुत अच्छे चेंजेस देखे जा सकते हैं आरटीएमएस के ट्रीटमेंट की मदद से। हालाँकि ये ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट्स आरटीएमएस से तब और भी अच्छे आते हैं जब इसको कंबाइन किया जाए, इसको जोड़ा जाए दवाओं और साइकोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट के साथ। इसलिए ऐसा नहीं है कि दवाओं पर निर्भरता खत्म करने के लिए बिल्कुल दवाएँ छोड़ देनी पड़ेंगी, बस उनकी डोज़ेज कम हो जाएगी और उनके बिना भी व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा और साइकोथेरेपी के साथ भी वह अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। पर अच्छे रिज़ल्ट्स हमेशा कॉम्बिनेशन में ही देखने में आते हैं, मतलब जब ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। अगर हम देखें तो 40% पेशेंट ऐसे हैं,
करीब-करीब 40% पेशेंट जो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, उन पर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस का कुछ ख़ासा असर आता ही नहीं है। जैसे पैरोक्सिटीन हो गई, वेनलाफैक्ज़िन हो गई, साइटैलोप्रैम हो गई, मिर्तज़ापाइन हो गई, डोक्सेपिन वगैरह ये जो दवाइयाँ हैं, इन पर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। बॉडी, ब्रेन उनका रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। 40% कम से कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स के लिए आरटीएमएस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हालाँकि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिन पर एंटी डिप्रेसेंट वर्क नहीं करती, पर साइकोथेरेपी बहुत अच्छा वर्क कर देती है। पर अगर वो भी असर नहीं कर रही है, उसका भी इफ़ेक्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस केस में आरटीएमएस को कंसीडर किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। वो ऐसे में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स हालाँकि सबसे पहला एक मेन ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो रिकमेंड किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ जो होती हैं। इसलिए पहले उसी को दिया जाता है, उसके असर को देखा जाता है, अगर वो नहीं करता है असर तो साइकोथेरेपी के लिए सिर्फ़ पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। अगर वो भी बहुत अच्छे से हेल्प नहीं कर रही या कॉम्बिनेशन में भी मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी हेल्प नहीं कर रही, तो उस केस में आरटीएमएस को कंसीडर किया जाना ज़रूरी होता है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है और किया भी जाना चाहिए। हालाँकि आरटीएमएस जो है वह बहुत ही नया ट्रीटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में पता नहीं है। मतलब थेरेपी और मेडिसिन्स तो बहुत पहले से हैं। 1960 के दशक से, 70 के दशक से बहुत पॉपुलर रहे हैं और इन पर बहुत शोध भी हो चुके हैं। बहुत इफ़ेक्टिवली इनको ट्रीट करता हुआ देखा गया है डिप्रेशन को। पर आरटीएमएस जो है उस पर शोध तो अभी 20-30 साल पहले ही शुरू हुए हैं। साथ ही साथ इसको अप्रूवल जो है वो 2008 के बाद ही मिला है। तो 12 साल सारे हुए हैं इसको अप्रूवल मिले, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी बस 10-12 साल से ही देखी गई हैं। इसलिए बहुत सारे शोध इस पर हुए जाने अभी बाकी हैं, बहुत सारे इसके अंदर पहलू हैं जो समझे जाने ज़रूरी हैं, इसलिए इसको बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में और बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही इसको रिकमेंड किया जाता है। ऐसे आम तौर पे दवा की तरह इसको रिकमेंड नहीं कर दिया जाता, कि भई आपको दवा नहीं लेनी तो थेरेपी ले लो, थेरेपी नहीं लेनी तो आरटीएमएस ले लो, ऐसे नहीं होता। जब तक दवा काम करती रहेगी या थेरेपी से काम बन जाएगा तो आरटीएमएस नहीं दिया जाएगा। जब वो दोनों फ़ेल हो जाएँगे तभी आरटीएमएस की तरफ अप्रोच करा जाएगा। तो हमारे लिए ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, अगर हम यहाँ आगे देखें कि अगर आप दवाएँ ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ ले रहे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं आरटीएमएस की तरफ या आप ये सोचना चाहते हैं कि भई आरटीएमएस ही ले लें या एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ ही लेते रहें। क्या पता आरटीएमएस के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हों, डिसएडवांटेज हों उसके भी। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ ही लेते रहें, हम जो है उसी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कराते रहें? तो अगर हम आरटीएमएस लेंगे तो उससे ऐसा क्या फ़ायदा होगा, क्या ख़ास उससे बेनिफिट होगा, जिससे कि हमें उस पर स्विच करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? तो यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा कि दोनों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, दोनों के फ़ायदे-नुकसान क्या हैं? ज़रा हम बस ये देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट और आरटीएमएस को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके जो डॉक्टर हों वो आपको कह रहे हों कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स के बजाय आप आरटीएमएस ट्राई कर लो और आरटीएमएस से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, डिप्रेशन की दवाएँ छोड़ दो। या हो सकता है आपके डॉक्टर कह रहे हों कि नहीं आरटीएमएस मत लो, दवाएँ ही लेते रहो और आपका माइंड जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है, इस बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो आगे की कुछ जानकारी जो है वो आपको हेल्पफुल हो सकती है। 2 जो मेन तरीके की जो मेडिकेशंस दी जाती हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, वो होती हैं, एक तो होती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स टीसीए, जैसे कि डोक्सेपिन होती है और दूसरी होती है एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स या एक और इसी से मिलती कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इन्हिबिटर्स एसएनआरआई कहते हैं उसको, जैसे कि पैरोक्सिटिन, साइटोलोप्राम, वेनलाफैक्साइन। ये 2 कैटेगरीज़ की दवाइयाँ होती हैं या 3 कैटेगरीज़ की दवाइयाँ होती हैं। तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनके कुछ ये फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे पहला तो है कि उन पर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी जा चुकी है, इसलिए उसको ज़्यादा बेहतर है लिए जाता रहे। मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब आप ऐसे समझें कि आरटीएमएस मान लेते हैं दिल्ली में सिर्फ़ 10 जगहों पर हो रहा है और बाकी के बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने कभी आरटीएमएस को ना यूज़ किया है, ना उसके इफ़ेक्टिवनेस को कभी देखा है, ना जाना है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, साइकियाट्रिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल फिजिशियंस की तो बात ही नहीं कर रहा या न्यूरोलॉजिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली यहाँ हम साइकियाट्रिस्ट को अगर देखें, तो बहुत से साइकियाट्रिस्ट को तो इसका यूज़ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पर दवाओं का उनको बहुत एक्सपीरियंस है। वो शुरू से जब से अपनी ट्रेनिंग में, अपनी प्रैक्टिस में जब से रहे हैं, हमेशा दवाओं पर ही वर्क करते रहे हैं। उसकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री होती है दवाओं की, उसकी जो ब्रेन में जो केमिस्ट्री होती है, उसको बहुत अच्छे से जाना गया है, वे जानते हैं साइकियाट्रिस्ट।
और साथ ही अलग-अलग इतने सारे पेशेंट्स पर दवाओं का ट्रीटमेंट दे-दे के उनको पता है कि इसके जो उतार-चढ़ाव हैं वे क्या आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस तरह के पेशेंट्स कैसे ट्रीटमेंट पर ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे। अगर एक पेशेंट जो है वो एक दवा पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वो दूसरी कौन-सी है जिस पर वो रिस्पॉन्स दे सकता है, या वो थेरेपी पर कैसे रिस्पॉन्स देगा, कौन-सा पेशेंट है जिसको दवा के लिए कहा जाए या थेरेपी के लिए कहा जाए। तो जो डॉक्टर की जो डिसीज़न मेकिंग है, डॉक्टर का जो निर्णय लेना है दवाओं और थेरेपी के मामले में, वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत सटीक तरीके से डॉक्टर अक्सर ये निर्णय ले पाते हैं। आपको सही चीज़ रिकमेंड कर पाते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि इसके बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा है, किताबों में बहुत दिया हुआ है, इस वजह से भी, और अपने अनुभव में भी उन्होंने इसको देखा है बहुत। तो ऐसे में वो जो भी बात कहेंगे आपके फ़ायदे के लिए, वो चांस पूरे हैं कि वो काम करेगा। क्योंकि वो देखते आए हैं और सालों से उन्होंने देखा है कि किस टाइप के पेशेंट पर थेरेपी कब काम कर गई, कब नहीं करी। तो वो क्या करेंगे, आपको सही तरीके से गाइड कर पाएँगे। तो ऐसे में मेडिसिन्स का ये एक फ़ायदा है कि क्योंकि उस पर बहुत स्टडीज़ हुई हैं, कई सालों से वो इफ़ेक्टिवली काम करती हुई देखी गई हैं, इसलिए सही तरीके से गाइड कर पाना ज़्यादा आसान है। और यहाँ तक कि ये भी इसमें देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो आज टीएमएस ले रहे हैं या आरटीएमएस लेंगे, वो एक समय पर मेडिसिन या थेरेपी से ही ठीक किए जाते थे। तो तब भी तो उन पर ट्रीटमेंट्स इफ़ेक्टिव हुए होंगे। तो आज भले ही तीसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अगर मान लें कि एक समय था जब 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होती थी, उस समय भी तो लोग ठीक हो रहे थे ना, उस समय भी तो लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा था ना ट्रीटमेंट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि टीएमएस से ही फ़ायदा होगा या टीएमएस कुछ ऐसा देगा जो दवाइयाँ या थेरेपी कभी दे ही नहीं सकती थी। हाँ, ये ज़रूर होता है जब हमारे पास कोई नई ऑप्शन आ जाती है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और तब हमें लगता है कि नहीं, यही नया ट्रीटमेंट ही ले लेना चाहिए। वो बात ठीक है। पर ये कहना कि दवाइयाँ या थेरेपी को ही छोड़ दिया जाए, स्विच कर दिया जाए उनसे, ऐसे में थोड़ा हमें सोचना ज़रूरी है कि लंबे समय से जो ट्रीटमेंट दिए गए हैं, उस पर कॉन्फिडेंस लेवल जो है डॉक्टरों का ज़्यादा है। साथ ही साथ दूसरा एक फ़ायदा ये है कि ये ईज़िली अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में या किसी भी इंडिया में किसी भी जगह पर आप जाएँगे, हर डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट आपको दवाएँ तो देगा ही देगा, आसानी से मिलेंगी। दूसरा, फिज़िशियंस और न्यूरोलॉजिस्ट भी रिकमेंड कर देंगे। तीसरा, आपको फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट के पास आसानी से मिल भी जाएँगी। पर टीएमएस का क्या इश्यू है? टीएमएस के लिए आपको ढूँढना पड़ेगा जगह-जगह, एक शहर से दूसरे शहर तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से टीएमएस देता है। अब दवाओं के मामले में तो आप बड़े आसानी से रिव्यू पढ़ सकते हैं, पर टीएमएस के अगर मिलेंगी 5-6 डॉक्टर, आपको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इनके पास ही क्यों जाऊँ? महँगा है, सस्ता है, कैसा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी, वहाँ भी माइंड अटक जाएगा आपका। तो कहीं न कहीं ये भी समस्याएँ आपको आएँगी, आपको दूर-दूर ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको उस ट्रैवल करने के बाद भी आपको ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट आए, ना आए, या आपका वो जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो ठीक तरह से दे, ना दे, उसको कितना एक्सपीरियंस है, या वो किस तरह से ट्रीटमेंट देता है, कितने सेशंस के लिए देता है, ये सारे मामलों में आपको डिसाइड कर पाना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होगा। हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट लिया ही ना जाए, क्योंकि ये चुनौतियाँ तो आजकल फ़ेस करनी पड़ेंगी। जैसा कि कहा कि 10-12 साल पुराना ट्रीटमेंट है, तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शायद साल, 2 साल, 4 साल पहले ही आरटीएमएस को अप्लाई करना शुरू किया है। तो ऐसे में ये थोड़ी ना कहा जाए कि भई लो ही मत ट्रीटमेंट, क्योंकि डॉक्टर तो अभी 2 साल से ही दे रहा है। नहीं, आफ्टर ऑल है तो वो डॉक्टर, है तो वो एक क्रेडिबल पर्सन, है तो वो एक वैलिड पर्सन जो दे रहा है ट्रीटमेंट को। तो मोटिवेशन डेफ़िनेटली रखना ज़रूरी है। पर फिर भी इन फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है कि अगर आप आरटीएमएस लेते हो तो आपको साल 2 साल में शायद 1 ही बार ले पाओगे, पर अगर दवाइयाँ हैं तो आप रेगुलरली आसानी से ले सकते हो और छोटे और बड़े कई तरीके के इफ़ेक्ट्स लाने के लिए आप ले सकते हो। तो कभी आपको मान लो 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रहे हो, तो भी दवाइयाँ हेल्प करेंगी। कभी मान लो किसी ऐसा लाइफ़ में फ़ेज़ आ गया जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील हो रहे हो, तब भी आपको दवाइयाँ हेल्प करेंगी। इमीडिएट आपको अगर मान लो कोई सुसाइडल थॉट आ रही हो या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हो अपने बारे में, तो भी वहाँ दवाइयाँ एकदम से हेल्प करेंगी। अब हर चीज़ के लिए आप बार-बार आरटीएमएस तो नहीं लेते रहोगे और वो डॉक्टर आपको ऐसे रिकमेंड भी नहीं करेगा कि चलो आज आपका मूड ज़्यादा ख़राब है, आप 2 सेशन ले लो आरटीएमएस के। ऐसे नहीं करेगा डॉक्टर।
तो अगर आप देखें दवाओं के इस्तेमाल में और आरटीएमएस के इस्तेमाल में एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आएँगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि दवाओं के यूज़ और आरटीएमएस के यूज़ के बारे में बताइए। जैसे आपको सर दर्द होता है, आप दवा ले लेते हो, ज़ुकाम होता है, दवा ले लेते हो। अब ऐसे ही आप आरटीएमएस तो नहीं ले सकते ना, तो कहीं न कहीं आपको दवाओं को लेकर अपना एटीट्यूड पॉज़िटिव रखना तो ज़रूरी है, ये तो फैक्ट है। यही चीज़ आप थेरेपी के साथ भी कंपैरिज़न में देख सकते हैं। थेरेपी के लिए भी आप चाहें जब आपको सैड फ़ील हो रहा हो, जब लो फ़ील हो रहा हो तो आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, आप अपना मूड अच्छा कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर इसके अलावा आप एक्सरसाइज़ या कोई दूसरी चीज़ है, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, किसी फ्रेंड या रिलेटिव से आप बात कर सकते हो, किसी प्लेज़रेबल एक्टिविटी पे फ़ोकस कर सकते हो जो आपके मूड को बेटर करे। अब हर चीज़ के लिए तो आरटीएमएस बार-बार नहीं लेता रहेगा आदमी। तो कहीं न कहीं यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल, ज़्यादा ईज़ी ट्रीटमेंट्स दवा, थेरेपी और जो दूसरे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, इवन हर्बल मेडिसिन्स भी इस मामले में देखा जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा ईज़िली आप ले सकते हो। अब हर चीज़ के लिए आरटीएमएस नहीं लिया जा सकता। सो ऐसे में अगर हम देखें तो एंटी डिप्रेसेंट्स लेना, थेरेपी लेना, हर्बल दवाएँ लेना, होम्योपैथिक या कोई और आयुर्वेदिक या कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेना, ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हैं, कभी भी लिए जा सकते हैं। अलग-अलग समय पर जो आप में जो उतार-चढ़ाव आते हैं मूड को लेकर, बिहेवियर को लेकर, थिंकिंग को लेकर, उसके लिए इनको कभी भी आसानी से लिया जा सकता है, ट्रीटमेंट को बदला जा सकता है, मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, डोज़ेज को कम-ज़्यादा किया जा सकता है। आप एक्सरसाइज़ करते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, थेरेपी ले रहे हैं, सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप दवाएँ ले रहे हैं, उसकी डोज़ बढ़ाई और कम की जा सकती है। तो आपके अंदर आने वाले जो बदलाव हैं, जो कि बहुत आम तौर पर स्वभावतः आते ही हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, वेरिएशंस बहुत होती हैं, हर हफ्ता, हर दिन, हर महीना एक जैसा नहीं होता। तो उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट में जो चेंजेज़ हैं, वो लाने बहुत आसान हैं। तो एक तो आसानी से अवेलेबल है ट्रीटमेंट और दूसरा आपके मन में और आपकी कंडीशन में आ रहे बदलावों के हिसाब से इन ट्रीटमेंट्स को एडजस्ट करना भी उतना ही आसान है। तो इन 2-3 चीज़ों को देखकर अगर हम कहें, तो दवाएँ और दवाओं के साथ-साथ थेरेपी या दूसरे कुछ ट्रीटमेंट्स ले पाना ज़्यादा आसान और ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है। हाँ, ये भी कहेंगे कि सस्ता भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका डिप्रेशन का एक ही लेवल रहेगा रोज़, आप ट्रीटमेंट लेंगे और वो कम हो जाएगा और फिर आप उसी स्टेट पर रहोगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा मन जो है वो रोज़-रोज़ बदल रहा है। तो आरटीएमएस आपने लिया, आपका मूड और बाकी सब चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई, अब हमेशा वैसे ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, अपने मूड को, अपनी थिंकिंग को, अपने बिहेवियर्स को स्टेबल करके रखने में आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में बिल्कुल छोड़ देना दवाएँ या बिल्कुल छोड़ने का प्लान करना, ये थोड़ा हेल्पफुल नहीं होगा, थोड़ा रिस्की होगा। इस तरह से अप्रोच करना फ़ायदे में नहीं होगा। तो आरटीएमएस को लेकर ऐसा चीज़ देखने में आएगी कि आपको एक ही बार दिया जाएगा कुछ हफ्तों, महीनों के लिए। जबकि ये चीज़ें जो हैं, ये बार-बार अपने हिसाब से ले सकते हो। बाकी के ट्रीटमेंट्स मेरा कहने का मतलब है। अब आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की डिसएडवांटेज क्या हैं? क्या उसके अंदर गड़बड़ियाँ हैं इस ट्रीटमेंट में जिनकी वजह से आरटीएमएस लिया जा सकता है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयाँ ऑफ़र नहीं कर पाती हैं? सबसे पहले तो कि अगर आप सिंगल मेडिकेशन ले रहे हो, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट की सिंगल दवा ले रहे हो, तो वो 40% के ही करीब-करीब इफ़ेक्टिव होगी या ये कहें कि 40% लोगों पर ही वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती है। ओवरडोज़ अगर हो जाए दवाओं का, ज़्यादा डोज़ अगर ले लिया जाए, तो उसका रिस्क भी बना रहता है और उसके फिर नुकसान भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब आरटीएमएस का तो एक ही तरीका है देने का, एक ही पर्टिकुलर स्टाइल से, स्ट्रैटेजी से दिया जाएगा हमेशा, उसमें ज़्यादा कम होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो डॉक्टर करेगा हमेशा। दूसरा, आप तो उसे घर लेकर जाओगे नहीं मशीन को, मशीन के लिए तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। तो ऐसे में डॉक्टर जो डोज़ दे रहा है आपको मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी में जितने सेशंस आपको दे रहा है, आप उतने ही ले पाओगे। दवाइयाँ तो आपके घर पे होंगी, आपके पास होंगी, आप ओवरडोज़ कर सकते हो। रिस्क रहता है, कई लोगों को बहुत सारी और दूसरी थिंकिंग या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से अक्सर वो ओवरडोज़ कर लेते हैं दवाओं का, ज़्यादा खाने लगते हैं या कभी आपको लगा ज़्यादा मूड खराब है, आपने वैसे ही 1 की बजाय 2 दवाइयाँ ले ली। तो उससे क्या होता है आपके साइड इफ़ेक्ट्स के चांस बढ़ जाते हैं। आपको जो उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये ओवरडोज़ और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स का जो रिस्क है वो इन केसेज़ में मेडिसिन्स के मामले में देखने में आएगा। जबकि आरटीएमएस में तो वो आने ही नहीं वाला मामला। दवाइयाँ जो होती हैं वो किसी दूसरे ड्रग या दूसरी दवा या अल्कोहल जैसे चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ भी ले रहे हैं,
नुकसान हो सकता है। कोई और ड्रग्स ले लेते हैं, मान लीजिए कोई निकोटीन जैसा कुछ नार्कोटिक कोई ड्रग ले रहे हैं, उससे भी उसकी रिएक्शन हो सकती है। साथ ही साथ एक से ज़्यादा दवाइयाँ भी ले रहे हैं किसी बीमारी की, या एंटी डिप्रेसेंट दवाई ही अगर एक से ज़्यादा ले रहे हैं, या एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की दवाएँ ले रहे हैं, या किसी और बीमारी के लिए आपको लेनी पड़ती है दवा, उसमें भी रिएक्शन हो सकता है। उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपके ज़्यादा देखने में आ सकते हैं, एडवर्स इवेंट्स बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ सकती हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में ये जो ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं, ये खतरनाक भी हो सकती हैं। इनसे बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स पे भी डैमेज हो सकती है, किसी तरीके का कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स या ब्लड प्रेशर के अंदर जो बदलाव आ जाते हैं, उनकी वजह से फैटल इलनेसेस हो सकती हैं, मतलब हार्ट अटैक के चांस बढ़ सकते हैं या मौत भी हो सकती है, अगर बहुत हाई डोज़ में या अगर बहुत सीवियर अगर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ तो। एक और जो डिसएडवांटेज है एंटी डिप्रेसेंट्स का वो ये है कि इनकी आदत पड़ जाती है। आदत इस तरह से कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स अगर ठीक नहीं हो रहे, लंबे टाइम तक डिप्रेशन के सिम्पटम्स बने हुए हैं और उतार-चढ़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। जैसे या तो रिकरेंट डिप्रेशन में हो सकता है, सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर में हो सकता है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स में ऐसा देखने में आ सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि आदत पड़ जाती है कि दवा के बिना आदमी ठीक ही नहीं महसूस कर पाता। दवा के बिना उसको लगता है कि मैं अपने को मैनेज नहीं कर पाता या कर पाती, तो ऐसे में एक निर्भरता बन जाती है। तो अक्सर इस निर्भरता को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है कई पेशेंट्स के लिए। थेरेपी अगर ठीक से नहीं ले रहे या काम नहीं कर रही या कोई और ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में दवाएँ ही हमेशा लेते रहना पड़ता है। दवाओं के बिना ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा एन्जॉय नहीं कर सकते, कहीं भी हमारा ध्यान नहीं लग पाता। थोड़ी-सी भी अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए या किसी तरीके की कंसंट्रेशन चाहिए तो वो दवाओं से ही आती है। दवाएँ नहीं लेते तो लगता है कि लाइफ़ जो है वो बड़ी वर्स्ट सी हो गई है, खराब सी हो गई है। तो ऐसे केस में अक्सर क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ एक निर्भरता आ जाती है। साथ ही साथ जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ हैं, उनमें सुसाइडल रिस्क बना रहता है। ख़ासकर कि जो एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो अगर एंटी डिप्रेसेंट लें दवाएँ थोड़े टाइम तक, 2-4 महीने या उससे ज़्यादा अगर वो ले रहे हैं, तो उस केस में सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से। कहीं न कहीं बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेज़ ऐसे होते हैं कि उसमें खुद को ख़त्म करने की या खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर देने की जो इच्छाएँ होती हैं, वे बढ़ जाती हैं। सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल टेंडेंसीज़ ज़्यादा देखने में आ जाती हैं। हालाँकि हर केस में ऐसा नहीं होता, 2 से 4% केसेज़ में ही ऐसा होता है, पर फिर भी इसका रिस्क जो है वो बना रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो 2 या 4% लोग हैं, वो कौन हैं। ये जो एंटी डिप्रेसेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है, मतलब कहीं न कहीं बॉडी के अलग-अलग सिस्टम्स जो हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड होते हैं। या ये कहें कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स पे, अलग-अलग सिस्टम्स में देखने में आ सकते हैं। जैसे नॉज़िया हो गया, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट खराब रहना, वॉमिटिंग सा हमेशा फ़ील होना, फैटीग हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान और तनाव सा बना रहना, शरीर टूटता हुआ महसूस होना, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना। साथ ही साथ वेट गेन भी इसमें अक्सर देखने में आता है, लोगों का वज़न बढ़ जाता है। इनसोम्निया की भी प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आ जाती हैं, लोगों की नींद कम हो जाती है, कुछ लोगों की नींद बढ़ भी जाती है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेमोरी लॉस की भी कंप्लेंट्स अक्सर देखने में आ जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट से। स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, हार्ट रेट कुछ लोगों में थोड़ा बढ़ जाता है, मुँह सूखने लगता है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब थोड़े डरावने सपने आने लगते हैं। तो इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पूरी बॉडी में अलग-अलग ऑर्गन्स, अलग-अलग सिस्टम्स में किसी न किसी तरीके के देखने में आ सकते हैं। हालाँकि यहाँ मैं ये कहूँगा कि हर पेशेंट में सारे नहीं आते, किसी में हो सकता है सिर्फ़ हेडेक हो, किसी को हो सकता है सिर्फ़ इनसोम्निया हो, किसी को हो सकता है सिर्फ़ नॉज़िया हो, किसी को 2 हो सकते हैं, किसी को 3 हो सकते हैं और ये भी माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक जाते हैं। थोड़े ही होते हैं, कुछ दिनों में चले जाते हैं, माइल्ड लेवल पर होते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करते। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। पर फिर भी जैसा भी हो, साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ज़रूर आते हैं और अलग-अलग बॉडीली सिस्टम्स में किसी न किसी तरीके के देखे जा सकते हैं। देखे जाएँगे ही जाएँगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कोई ना कोई बॉडीली सिस्टम अफ़ेक्ट हो सकता है इनकी वजह से। तो ये तो रहे कुछ ऐसे नुकसान या डिसएडवांटेजेस एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से जो देखने में आते हैं, जिसमें मैंने बताया कि वो 40% लोगों में ही इफ़ेक्टिव हैं, ओवरडोज़ का रिस्क रहता है, ड्रग अल्कोहल के साथ उनका कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए तो रिस्की हो सकता है, आदत पड़ सकती है, सुसाइडल रिस्क हो सकता है और साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं देखने में। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स की वजह से, दवाओं की वजह से जो आती हैं, उनकी वजह से आरटीएमएस लेना भी पसंद करेंगे। ख़ासकर कि ये जो प्रॉब्लम थी जिसमें आदत पड़ जाती है,
दवाएँ लेने की। उसकी वजह से तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आरटीएमएस लेना रिकमेंड करते हैं, प्रेफ़र करते हैं। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, लेना पड़ता है और ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा, दवाओं से आदत पड़ गई है, तो उस केस में तो ख़ासकर आरटीएमएस लेना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम आरटीएमएस ले रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? क्या ऐसे फ़ायदे उम्मीद की जा सकती है उनकी? क्या ऐसे फ़ायदे देखे जा सकते हैं? आरटीएमएस के लिए मोटिवेट क्यों हुआ जाए? सबसे अच्छे और सबसे बड़े जो इफ़ेक्ट्स हैं, फ़ायदे हैं आरटीएमएस के, वो ये है कि ये 2 हफ़्ते के अंदर आम तौर पर रिज़ल्ट्स दिखा देता है। शुरू के करीब-करीब 6 से 10 सेशंस में ही या 8 से 10 सेशंस में ही असर देखने में आ जाता है, जिसमें करीब 2 से 3 हफ्ते का पीरियड लगता है। मतलब पहला हफ्ता शायद बहुत बदलाव ना आए, पर दूसरे से तीसरे हफ्ते में अच्छा असर देखा जा सकता है, जबकि एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ कई बार महीने से भी ज़्यादा ले लेती हैं अपना असर लाने में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जल्दी रिलीफ़ भी मिलने लगता है और ख़ासकर ये उन केसेज़ में लिया जाएगा जिसमें दवाएँ ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं, थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में तो पेशेंट को और भी अच्छा लगता है और भी बेटर लगता है कि भई दवाएँ तो इतने टाइम से ले रहे थे तब भी ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। थेरेपी भी ले ली, वो भी ज़्यादा असर नहीं कर पाई या किसी-किसी दवा से ही असर आया, ज़्यादातर आ नहीं रहा असर और टीएमएस का ट्रीटमेंट लिया, इससे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे असर देखने में आ गए। तो पेशेंट को भी बहुत सैटिस्फैक्शन लगता है, पेशेंट को भी बहुत बेटरमेंट फ़ील होता है इस वजह से, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। ये फ़ायदा इसमें देखने में आता है। दूसरा एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इससे देखने में आता है कि जब इसको 4 से 8 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट लिया जाता है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट लिया जाता है, मतलब हफ्ते में करीब 4 से 5 बार ये लिया जाता है और 8 हफ्ते कम से कम अगर लिया जाए, मतलब पेशेंट की कंडीशन पर ही मतलब ये डिपेंड करेगा कितने हफ्ते या कितने टाइम तक लिया जा रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो लंबे टाइम तक देखने में आते हैं। मतलब दवाएँ अगर आप 4 हफ्ते, 6 हफ्ते लोगे और अगर छोड़ देते हो या डॉक्टर छुड़वा देता है किसी वजह से छोड़नी पड़ सकती है, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स जो आए थे 4, 6, 8 हफ्ते में, वो जल्दी चले जाएँगे दवाओं से। इसके इफ़ेक्ट्स 6 महीने से 1 साल तक बने रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फ़ायदे वाला इफ़ेक्ट ये है आरटीएमएस का, कि अगर इसके हफ्ते में 4-5 सेशंस ले लिए और 6 हफ्ते तक अगर 8 हफ्ते तक अगर ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, करीब-करीब 30-40 सेशंस हो जाते हैं, तो ऐसे में साल भर तक के लिए आप सिम्पटम फ्री रह सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक जिसे कहा जाता है, बिना सिम्पटम्स के आप आराम से पूरा साल निकाल सकते हैं और हो सकता है कि दोबारा कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, दोबारा कभी आपको डिप्रेशन के सिम्पटम्स आए ना। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, डिप्रेशन की दवाओं के साथ आम तौर पे ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन की दवाओं का तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, मतलब 6-8 हफ्ते तो ज़्यादा डोज़ ली, उसके बाद धीरे-धीरे डोज़ कम कर दी, बट वो भी कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने तक चलता है ये ट्रीटमेंट भी। तो करीब-करीब साल भर तक दवा लेनी ही पड़ती है आम तौर पर डिप्रेशन के पेशेंट को। इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। एक और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है, फ़ायदा है आरटीएमएस ट्रीटमेंट का, वो है कि इसके लिए जो दिमाग के जो हिस्से हैं, जिनको टारगेट किया जाता है, वो बहुत ही लोकल एरियाज़ होते हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफ़िक एरियाज़ होते हैं। दवा जब दिमाग के अंदर जाती है, तो वो कई हिस्सों में चली जाती है। दिमाग के कई अलग-अलग हिस्सों में चली जाती है। उस हिस्से में तो जाती है जिसमें डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं होते हैं ब्रेन के अंदर। मतलब एक हिस्सा दिमाग का, जैसे कि कहा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले जो एरियाज़ हैं, एमिगडाला वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ये दवा जाएगी और दवा जो है डिप्रेशन के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। पर साथ ही साथ और भी कई सारे एरियाज़ में दवा चली जाती है। क्योंकि दवा तो केमिकल है, दिमाग के अंदर कई हिस्सों में वो असर डालेगी और कई बार इस वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि जैसे नींद आती है या नींद नहीं आ रही है या फैटीग हो रहा है या किसी तरीके की और दूसरे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अक्सर इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आती हैं, जिसमें दवा जो है वो दिमाग के अलग-अलग हिस्से पर टारगेट कर चुकी होती है। तो या तो वो बॉडी के कुछ प्रोसेसेस को, केमिकल प्रोसेसेस को असर लाती है उन पर या दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में चली जाती है दवा जो है। पर आरटीएमएस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक एरिया पर हम दे सकते हैं, उसमें अलग-अलग हिस्से अफ़ेक्ट नहीं होते। तो अगर हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर दे रहे हैं ये मैग्नेटिक पल्स, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, तो वो उसी हिस्से में असर लाएगी, अलग से और दूसरे हिस्सों को टारगेट नहीं करेगी वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो। तो इससे जो होता है उससे साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अलग-अलग दिमाग के हिस्सों में दवा जाएगी तो कई सारे एक्स्ट्रा प्रभाव ले आएगी जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। हालाँकि नींद ना आना या कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाना, लिबिडो कम हो जाना या किसी तरीके के स्वेटिंग या ड्राई माउथ हो जाना, कोई इतने बड़े सीवियर सिम्पटम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे पूरी लाइफ इफ़ेक्ट हो जाएगी पेशेंट की। पर फिर भी वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने में आते ज़रूर हैं। किसी न किसी तरीके के साइकोलॉजिकल या फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो।
आरटीएमएस से ये संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। आरटीएमएस जो है वो आम तौर पे किस तरह के सिम्टम्स लेकर आएगा, आई मीन साइड इफेक्ट्स लेकर आएगा, जैसे हेडेक, सर दर्द हो सकता है, दिमाग के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट जाएगा, थोड़ा सा सर भारी हो जाएगा, थोड़ा सर दर्द करने लगेगा, डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा जिस साइड पर आपको दिमाग के या सर के जिस एरिया में आपको स्टिमुलेशन दिया गया है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लगेगा थोड़ा दर्द सा हो रहा है, थोड़ा आपको भारीपन सा लग रहा है उस हिस्से में, ऐसा महसूस हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, ऐसे लगेगा जैसे कुछ गुदगुदाहट जैसी कुछ महसूस हो रहा है। ट्विचिंग हो सकती है, ऐसे फड़फड़ाने वाली फीलिंग्स आ सकती हैं जो फेशियल मसल्स में या सर की जो मसल्स हैं उनमें महसूस हो सकता है। और लाइट हेडेडनेस हो सकता है। तो बस ऐसे ही कुछ माइनर से सिम्टम्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, आरटीएमएस की वजह से देखने में आते हैं, जो कि बहुत ही आराम से मैनेजेबल होते हैं और पेशेंट्स को तो अक्सर तो कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है इनकी वजह से। तो ये सारे फायदे हैं आरटीएमएस ट्रीटमेंट के देखने में आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं पेशेंट्स का। इसीलिए इसका जो रिस्पॉन्स रेट है पेशेंट्स में और जो सेटिस्फेक्शन रेट है पेशेंट्स में वो बहुत ही ज़्यादा हाई है आरटीएमएस का। डिसएडवांटेज क्या है आरटीएमएस की अगर हम देखें तो, हालांकि एडवांटेज तो बहुत हैं, बेनिफिट्स बहुत हैं, पर कुछ तो डिसएडवांटेज भी हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, पर एक दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। कई बार होता है ऐसा, या ये कहें कि शायद कुछ ही केसेस में ऐसा आम तौर पे देखने में आया है कि 6 महीने या 1 साल के बाद दोबारा से ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या दिया जाना ज़रूरी होता है। रिफ्रेशर सेशंस जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो उतनी नहीं होती जितना कि पहले दी थी 6-8 हफ्ते तक, तो उससे तो फ्रीक्वेंसी कम ही रहती है, खासकर उन केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स रिटर्न नहीं करते। थोड़े बहुत सिम्टम्स जब रिटर्न कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो कुछ सेशंस दे दिए जाते हैं, जैसे हफ्ते में 2 सेशंस दे दिए गए, या सिर्फ 2 हफ्ते तक ही हफ्ते में 4-5 सेशंस दे दिए गए, कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है। पर होता क्या है कि कई पेशेंट्स में सिम्टम्स 6-7 महीने में या कुछ में उससे भी पहले रिटर्न कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं सिम्टम्स। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दोबारा देना पड़ सकता है। मतलब वही 5-6 हफ्ते तक हर हफ्ते 3-3 4-4 सेशंस दोबारा से देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट पर लोड बढ़ जाता है। किस तरीके का? खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अगर एक बार दिया है, दूसरी बार दिया है, तो कहीं न कहीं एक रिस्क बना रहता है कि बार-बार भी शायद देना पड़े। मतलब फिर 6 महीने बाद देना पड़े, फिर 8 महीने 1 साल बाद फिर से दोबारा से पूरा प्रोसीजर करना पड़े। कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है, पर ज़्यादातर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब ज़्यादातर केसेस में तो 6-8 महीने तक इफ़ेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, थोड़े बहुत सिम्पटम्स रिटर्न करेंगे, पर कुछ केसेस के अंदर करीब-करीब सारे सिम्पटम्स या बहुत सारे सिम्पटम्स जो हैं वो रिटर्न कर जाते हैं, किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी लेवल तक। यहाँ तक कि ये बात ज़रूर है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में सिम्पटम्स रिटर्न नहीं करते, या करते हैं तो बहुत थोड़े से रिटर्न करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा कुछ सेशंस दिए जा सकते हैं। और थोड़े से ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर सिम्पटम्स ज़्यादा रिटर्न करते हैं, या जल्दी या देर बाद रिटर्न करते हैं। मतलब या तो 4-5 महीने में करेंगे या 8-10 महीने बाद करेंगे। तो ओवरऑल ये ट्रीटमेंट तो काफ़ी सेफ है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लंबे टाइम तक असर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए एडवांटेज तो है, बट साथ-साथ ये एक छोटी-मोटी डिसएडवांटेज देखी जा सकती है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि मैंने बताया पहले भी, कि एक तो ये ट्रीटमेंट जो है वो महँगा होता है, ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होता है, ज़्यादा आसानी से आपको मिलेगा नहीं, दूर-दूर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। जल्दी तो खत्म हो जाएगा ट्रीटमेंट, 6 हफ्ता आपको ट्रीटमेंट लेना है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते लेना पड़ सकता है या 4 हफ्ते भी लेना पड़ सकता है। पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ किस डॉक्टर के पास अवेलेबल है, कौन-सा अच्छा डॉक्टर है, कौन-सा डॉक्टर जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है आरटीएमएस का। हालाँकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी आपको फेस करने में, अच्छा और बुरा ट्रीटमेंट वाला, क्योंकि एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, सारे डॉक्टर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। दवाइयों के मामले में तो आप सोच सकते हो कि दवा जो है डॉक्टर ने वो ये वाली दे दी, उस डॉक्टर ने तो दवा दूसरी दे दी, ये वाले डॉक्टर ने तो 4-6 दवाइयाँ दे दी, उसने तो सिर्फ़ 2 दवाइयाँ दी। इन मामलों में तो आप अपने आम तौर पे दवाइयों के मामले में डॉक्टर्स में कह सकते हो कि उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा है, उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट खराब है, या वो डॉक्टर टाइम नहीं देता, उस डॉक्टर ने ठीक से बात नहीं की, उस डॉक्टर ने डायग्नोसिस गलत कर दिया, उस डॉक्टर ने जो था हमारे को ठीक से मैनेज ही नहीं किया, ठीक से गाइडेंस ही नहीं दी, ठीक से हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। ये वाले प्रॉब्लम्स आप अक्सर देख पाओगे जो बाकी ट्रीटमेंट्स के मामले में होता है, दवाएँ या साइकोथेरेपी, काउंसलिंग के मामले में। अक्सर आपको लगेगा कि डॉक्टर की स्किल्स, डॉक्टर की जो एटीट्यूड है,
डॉक्टर का जो बिहेवियर है वो इम्पोर्टेंट होता है, या वो थोड़ा आपको अफेक्ट कर सकता है, या डॉक्टर की नॉलेज और उसकी जो अप्रोच है ट्रीटमेंट को लेकर। इस मामले में ये चीज़ इतनी ज़्यादा देखने में आती नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो पूरी दुनिया में वही यूज़ किया जाता है, एक ही तरीके से, एक ही स्टाइल होता है इसको यूज़ करने का। कुछ-कुछ केसेज़ में मॉडिफिकेशंस करते हैं डॉक्टर, बट ज़्यादातर कोई मॉडिफिकेशंस की नहीं जाती। इसलिए ये तो नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर का जो स्टाइल है ट्रीटमेंट का वो प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, ये ज़रूर है, मिलेगा नहीं, और महँगा बहुत होता है ये ट्रीटमेंट। आम तौर पर इंडिया में 60 से लेकर 80,000 तक का खर्चा तो आ ही जाता है 6 हफ्ते के ट्रीटमेंट में, क्योंकि 20 से 30 सेशंस, 40 सेशंस दिए जा सकते हैं। उसमें एक-एक सेशन का खर्चा करीब-करीब 2 ढाई 3 हज़ार तक जाता है। तो कर-कुरा के कुछ पेशेंट्स के लिए 1 लाख 2 लाख का भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। इतना तक आपको खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो अफोर्डेबल तो नहीं है ये इंडिया में अगर देखा जाए ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मिडल क्लास हैं, लोअर मिडल क्लास हैं, जिनको दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही हैं, थेरेपी ले नहीं पा रहे या कर नहीं रही असर, किसी और वजह से ट्रीटमेंट्स हेल्पफुल नहीं है। वो सोच सकते हैं कि आरटीएमएस ले लें, या डॉक्टर्स हो सकता है उनको रिकमेंड कर दें, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो लाख 2 लाख खर्चा नहीं कर सकते। दवाइयाँ लेना ही उस केस में वो बेटर समझते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सस्ता या फ्री का जो ट्रीटमेंट होता है दवाइयों का या थेरेपी या काउंसलिंग का, वो ही उनके लिए बेटर होता है। तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है, आम तौर पे जो रिकमेंडेड है वो भी इतना मुश्किल होता है लेना, मतलब दवाइयाँ और थेरेपी लेना ही इतना भारी है कई लोगों के लिए लेना इंडिया में, तो आरटीएमएस जैसा ट्रीटमेंट तो और भी मुश्किल है लेना। और फिर भी उनको पता है, डॉक्टर बोलेगा कि भाई 6-8 महीने तक ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट रहेंगे या 1 साल तक रहेगा, तो वो सोचेंगे इससे तो अच्छा है हम दवाइयाँ ही ले लें, सस्ती भी पड़ेंगी, फ्री की भी पड़ेंगी, आसानी से मैनेज भी हो जाएगा, और इतना खर्चा भी नहीं आएगा, इतना लोड भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इसको अफ़ोर्ड करना। एक और इश्यू आता है, वो ये कि इंश्योरेंस में ये ट्रीटमेंट कवर होता है या नहीं, ये भी एक मुश्किल हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। कुछ लोगों को जो उनकी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो शायद इसका जो पैसा है खर्च करने वाला, वो रिटर्न ना करें। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो इंश्योरेंस वाले जो हैं ये उनका खर्चा उठा लें। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। अभी शायद आपको ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ना मिल पाएँ जो आरटीएमएस का ट्रीटमेंट कवर करते हैं अपनी स्कीम्स में, या कुछ कर पाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, ये भी इश्यू आएगा। और ज़्यादातर मामलों में हो सकता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस से फ़ायदा ना हो आरटीएमएस का ट्रीटमेंट में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपके साइकियाट्रिस्ट या आपके जो इंश्योरेंस वाले हैं उनसे पता करना पड़ेगा, उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस हैं और इसकी जो इंडिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो भी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बदलती रहती हैं। तो इंडिया में कैसा है, क्या है इसका तरीका, इंश्योरेंस में कवर होगा, नहीं होगा, इस बारे में आपको जाँच-पड़ताल ही करनी पड़ेगी। हालाँकि इस बारे में एक वीडियो मैं आगे आने वाले समय में बनाऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकेगी। फिलहाल मैं आपको इतनी ही लिमिटेड जानकारी दे सकता हूँ कि इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। लंबा वीडियो था, सारी ज़रूरी जो जानकारी थी वो मेरा मकसद था कि मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ, आपको मदद करूँ, क्योंकि बहुत आम तौर पे आरटीएमएस आजकल रिकमेंड किया जा रहा है, डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा लोगों को करवाने को कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पर दवाओं का, थेरेपी का कोई असर नहीं आता, तो उस केस में बहुत सारे डॉक्टर्स इसको बोलते हैं कराने के लिए, साइकियाट्रिस्ट लोग बोलते हैं, क्योंकि इफ़ेक्टिव भी है, इस वजह से भी बोला जाता है इसको कराने के लिए। और दिन-ब-दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली में और आस-पास के इलाकों में, या ये कहें कि ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, साइकियाट्रिक सेंटर्स हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं, जो अब इस ट्रीटमेंट को अपने यहाँ रखने लगे हैं और इसको प्रैक्टिस में लाने लगे हैं, एप्लाई करने लगे हैं। तो जितना ज़्यादा ये एप्लाई किया जाएगा, इस्तेमाल में लाया जाएगा, उतना ज़्यादा इसको रिकमेंड भी किया जाएगा, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स की वजह से भी, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर चाहेंगे कि उनके पेशेंट्स भी ये ट्रीटमेंट लें। हालाँकि उनका फाइनेंशियल एम भी हो सकता है, बट उसके अलावा वो भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि नई-नई जगहों पर ये ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, नई-नई जगहों पर जो है ये ट्रीटमेंट आपको मिल सकेगा। हो सकता है आज आपको कई किलोमीटरों तक सफ़र करना पड़े इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, पर आगे आने वाले समय में 5-10 साल में ये ट्रीटमेंट आपके आस-पास भी मिल सकता है। ख़ैर उस बारे में तो फ़िलहाल कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ट्रीटमेंट की आज ही ज़रूरत है तो 5 साल तो कोई वेट करेगा नहीं,
और ना ही इस तरह से सोचा जा सकता है कि 5 साल बाद क्या होना है भाई, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो अभी की चिंता है। पर हाँ, आगे आने वाले समय में ये ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उससे क्या होने वाला है कि ये ज़्यादा रिकमेंड किया जाएगा और ज़्यादा लोग इसे लेंगे। तो हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया हो सकता है कि आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा हो, सुना हो या किसी जानकार ने लिया हो और उसने इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया हो और आप सोच रहे हो कि आप भी ये ले लें ट्रीटमेंट या आपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए लेना चाह रहे हो। तो ऐसे में आपको ये जानकारी जो है ये बहुत हेल्पफुल होगी जो मैंने दी इस वीडियो में। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कब, क्यों, कैसे लिया जाए, दवाओं के मामले में या दवाओं की तुलना में ये कितना प्रभावी होगा। तो इस बारे में जो मैंने जानकारी दी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस बारे में और भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं और आगे भी इस बारे में और वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें, आपको पता चलता रहे मेरी नई वीडियोज़ के बारे में। वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आई हो और इसके नीचे कमेंट भी करें, कुछ अपना जो क्वेश्चन हो वो भी पूछें, कुछ फीडबैक दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जिसको भी यूज़फुल हो उसके लिए ये काम करेगी, ये हेल्प करेगी ये वीडियो। धन्यवाद।